हिंदुस्तान में सनातन विरोधी सियासत की अब एक नई पिक्चर रिलीज हुई है। प्रोड्यूसर है लालू प्रसाद यादव की आरजेडी और मूक दर्शक बने हुए हैं राहुल, नीतीश, अखिलेश, ममता, उद्धव ठाकरे जैसे इंडिया अलायंस के नेता। सनातन पर दक्षिण से हमला अभी थमा भी नहीं था कि उत्तर के नेताओं ने एक बार फिर जहर उगलना शुरू कर दिया। एक बार फिर हिंदुओं की आस्था से जुड़े हुए बड़े ग्रंथ रामचरितमानस पर सवाल उठा दिए। राजस्थान में आज मैं आपको बताऊंगी INDIA अलायंस के अंदर सनातन के कितने दुश्मन हैं, हिंदू पर हमले के बाद हिंदी पर भी हमले की क्या वजह है और इन हमलों ने इंडिया का सियासी अंक गणित कैसे बिगाड़ दिया है। सनातन पर नया हमला किया है आरजेडी के सीनियर लीडर और बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने। चंद्रशेखर ने रामचरितमानस की तुलना पोटेशियम साइनाइड से की और कहा कि हमेशा इसका विरोध होता रहेगा। बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस की अरण्य कांड की चौपाई पर सवाल उठाया और कहा कि इसके मुताबिक शूद्र अगर वेद का जानकार भी है तब भी पूजनीय नहीं है। आप पहले उनका बयान सुनिए। अच्छी बातें भी है, बहुत अच्छी बातें भी है, लेकिन 55 प्रकार का खाना परोसा गया हो, उसमें थोड़ा पोटेशियम साइनाइड डाल दिया गया हो तो आप खाएंगे। इसलिए मेरी आपत्ति वहां है और रहेगी जीवन भर में। जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर, मैंने कहा तो जिनवा पर 10 करोड़, मोहन भागवत कहा तो फिर पर 10 रुपया को ने रखा, हमको इस बात का दुख है। अब मोहन भागवत की 2 बार कहे, वीडियो भी जारी हुआ, आप लोग को यूट्यूब पर मिल भी जाएगा उनका भाषण में। अगर आपको दिक्कत है तो मैं दे दूंगा। फर्क कहां है? गोदान के पात्र नहीं बदले जाएंगे और उनकी जातियां नहीं बदली जाएगी। गटर में उतरने वालों की जातियां अगर नहीं बदली जाएगी तब तक इस भारत भूमि पर आरक्षण और जातीय गणना की जरूरत पड़ती है। आइए मैं आपको समझाती हूं क्यों चंद्रशेखर रामचरितमानस की गलत व्याख्या कर रहे हैं और मैं क्यों उसे कुप्रचार कह रही हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, पूजहि विप्र सकल गुणहीना, शूद्र ना पूजहु वेद प्रवीणा। अब चंद्रशेखर जी इसका शाब्दिक अर्थ बता रहे हैं, ठीक वैसे जैसे वर्ड मीनिंग होता है। अब शाब्दिक अर्थ उनके हिसाब से ये हुआ, ब्राह्मण चाहे कितना भी ज्ञान गुण से रहे तो उसकी पूजा करनी ही चाहिए, और शूद्र चाहे कितना भी गुणी और ज्ञानी क्यों ना हो, वो सम्माननीय तो हो सकता है लेकिन पूजनीय नहीं हो सकता। अब समस्या यह है कि हम शब्दों को केवल शब्द अर्थ से यानी वर्ड मीनिंग से नहीं समझ सकते, इसके भावार्थ का ज्ञान होना चाहिए। अब इसका भाव समझाती हूं। यहाँ विप्र का अर्थ आत्मज्ञानी व्यक्ति से है, जिसे आत्मा का ज्ञान है, बोध है। वह व्यक्ति जो बाहरी स्वरूप और शरीर से ऊपर उठ चुका है। ऐसा व्यक्ति अगर बाहरी रूप से मूर्ख और गुणहीन भी दिखाई दे तो उसकी पूजा होनी चाहिए, उसकी वंदना होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर अष्टावक्र, वो परम ज्ञानी थे, शास्त्र निपुण थे, लेकिन उनकी कुबड़ निकली हुई थी। उनकी महिमा उनकी समझ बूझ से थी, उनके शास्त्र ज्ञान से थी, ना कि उनके बाहरी स्वरूप से। अब आगे बढ़िए। ठीक वैसे ही जैसे शुद्ध वेद प्रवीणा का अर्थ हुआ, ऐसा व्यक्ति जो सारी किताबें पढ़ पढ़ के प्रवचन बांचता रहता है लेकिन उसका मर्म नहीं समझता, उसे अनुभव ज्ञान नहीं है, फिर भी उसका दंभ बढ़ता है, पंडिताई दिखाता है। यहां पर किसी जात पात की बात नहीं है। पहले की जो वर्ण व्यवस्था थी वो भाव आधारित थी, और ऐसे बहुत से उदाहरण हैं सनातन धर्म में जहां एक वर्ण से दूसरे वर्ण में लोग गए हैं। उदाहरण के तौर पर विश्वामित्र और सूत ऋषि। अब देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर हमला पहली बार नहीं किया। गलत व्याख्या की ये आदत उनकी कोई नई नहीं है। आपको याद होगा, सनातन के खिलाफ सियासत की शुरुआत इन्हीं के बयान से हुई थी। जनवरी के महीने में चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को लेकर जो बयान दिया उस पर हंगामा हो गया था। रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला बोला, समाज को बांटने वाला बोला। फरवरी महीने में ही चंद्रशेखर ने यह कह दिया था कि रामचरितमानस में जो कूड़ा कचरा है उसे साफ करने की जरूरत है। अब भाई, जो भाव नहीं समझेगा, केवल शब्दार्थ पे चलेगा, वो तो यही कहेगा। भाव समझने के लिए पढ़ना जरूरी है, गुरु से ज्ञान लेना जरूरी है, लेकिन वो पढ़ते गए और अपने हिसाब से शब्दों का अर्थ निकालते गए। रामचरितमानस में दर्जनों दोहे ऐसे हैं जिन्हें बदलने की जरूरत है, ऐसा चंद्रशेखर सिंह का मानना है। नीतीश कुमार ने चंद्रशेखर को इस तरीके के बयानों से बचने की नसीहत भी दी थी।
लेकिन लगता है कि चंद्रशेखर पर सीएम नीतीश की बातों का कोई असर हुआ नहीं। तभी तो बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को लेकर एक बार फिर अनर्गल बयानबाजी कर दी है। चंद्रशेखर के बयान पर पलटवार तो होना ही था और हुआ भी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हाथों हाथ ये मुद्दा लपका और डायरेक्ट लालू यादव और नीतीश कुमार को टारगेट किया और सनातन विरोध को इंडिया गठबंधन का एजेंडा बता दिया। INDIA ने बम्बई की बैठक के बाद, पहली और दूसरी बैठक के बाद ये तय कर लिया, एजेंडा बना लिया कि सनातन हिंदुओं को समाप्त करना है। ये ठेका पहले स्टालिन के कुनमा को दिया गया, अब लालू यादव और नीतीश कुमार कैसे पीछा होते। इनके कुनमा ने तो कह दिया कि ये धार्मिक पुस्तक रामायण साइनाइड है, साइनाइड को जीभ पर लेने से लोग मर जाते हैं, इसीलिए आप ये कह रहे हैं क्योंकि आपने हिंदुओं को जात में बांट करके वोट की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन भूले नहीं, अगर ये हमें सिखाने की जरूरत नहीं है, हिंदू जग चुके हैं, एक एक पाई का हिसाब लेंगे। पहले स्टालिन ने शुरू किया खत्म करने का, अब लालू यादव नीतीश कुमार ने। चंद्रशेखर जी ना तो ठीक से रामचरितमानस की चौपाइयां समझा पा रहे हैं और ना ही ठीक से उनसे उनका अपना विभाग संभाला जा रहा है। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, वो बिहार के स्कूलों का हाल आप देखकर खुद अंदाजा लगा पाएंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि शिक्षा मंत्री जी को शिक्षा और छात्रों के उज्जवल भविष्य में कितनी रुचि है। भागलपुर से लेकर वैशाली तक, वैशाली से लेकर हाजीपुर तक, जहानाबाद से लेकर औरंगाबाद तक और गोपालगंज, सभी जगह स्कूल बदहाली का शिकार है। बच्चों के लिए कहीं पर क्लासरूम नहीं है, कहीं पर पंखे नहीं है, कहीं शौचालय नहीं है, और तो और स्कूलों में पढ़ने जा रहे हैं बच्चे, लेकिन पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है। लेकिन मंत्री जी को रामचरितमानस की गलत व्याख्या से फुर्सत मिले तब ना वो स्कूलों पर ध्यान दें। अब भागलपुर की एक स्थिति आपको दिखाती हूं। क्लास छोड़कर छात्राओं को सड़क पर उतरना पड़ा, मजबूर होना पड़ा, क्योंकि भागलपुर के जगदीशपुर बाजार में चल रहे गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्राओं ने अपने स्कूल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना ही आखिरी विकल्प समझा। छात्राओं का कहना यह था कि स्कूल में ना तो पीने का पानी है, ना ही वॉशरूम की फैसिलिटी है, क्लासरूम में बैठने के लिए बेंच तक नहीं है। अब ऐसे में वो कैसे पढ़ाई करें? आप सुनिए इन बच्चियों को। कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि मैम लोग भी हम लोग को एकदम पागल के तरह कुत्ते की तरह रख रही है। ना बेंच है, ना टीचर है, ना पानी है, ना पंखा है। किस चीज के लिए हम लोग ऐसे ही हैं? स्कूल क्या हाल है यहाँ पे? हम लोग स्कूल क्यों आएंगे? हम इसलिए क्योंकि हमारे स्कूल में नहीं पानी की सुविधा है, ना ही बाथरूम है, और सिर्फ 75% अटेंडेंस मांगती है। ऊपर से कि नहीं क्लास में बेंच है, नहीं पंखा और ऊपर से फॉर्म सरकार देती है। कोई भी चीज का फॉर्म भराता है तो स्कूल में सरकार फॉर्म देती है, तो उसको 10 रुपया 20 रुपया किस फॉर्म का हम क्यों दें? बड़ी जायज सी बात है इनकी। सनातन विरोध की सियासत तो आपने देख ली और किस तरीके से शिक्षा बिहार में बदहाल हो रही है, लेकिन सनातन विरोध की सियासत बिहार से लेकर दक्षिण तक हो रही है, डीएमके कर रही है। पहले हिंदू धर्म पर हमला हुआ और अब हिंदी भाषा पर हमला शुरू हो गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि ने एक बार फिर एक बयान देकर देश में नफरत फैलाने की साजिश रची। उदयनिधि ने लिखा है, हिंदी भारत को जोड़ने वाली भाषा नहीं है, ये भारतीय भाषाओं को सशक्त नहीं बनाती है। हिंदी तो सिर्फ 4-5 राज्यों में बोली जाने वाली भाषा है। गृह मंत्री अमित शाह दूसरी भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा ना बोलें, देश पर हिंदी थोपने की साजिश ना करें। उदयनिधि ने लिखा कि वो गृह मंत्री के बयान की निंदा करते हैं। आपको याद होगा, उदयनिधि स्टालिन और उनकी पार्टी डीएमके के नेताओं ने इससे पहले हिंदू धर्म पर हमला बोला था। उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना कोरोना, डेंगू और मलेरिया से की थी और अब उन्होंने हिंदी भाषा पर हमला बोला है। उदयनिधि का ये बयान गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान के विरोध में आया है। दरअसल हिंदी दिवस पर ये वो बयान था जो गृह मंत्री अमित शाह की ओर से दिया गया था। सुनिए जरा। हमारी सभी भारतीय भाषाएं और बोलियां हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जिन्हें हमें एक साथ लेकर चलना है। हिंदी की किसी भी भारतीय भाषा से न कभी स्पर्धा थी और न कभी हो सकती है। हमारी सभी भाषाओं को
सशक्त करने से ही एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण होगा। मुझे विश्वास है कि हिंदी सभी स्थानीय भाषाओं को सशक्त बनाने का माध्यम बनेगी। हिंदू और हिंदी का ये विरोध 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की टेंशन बढ़ा सकता है, और मैं ऐसा क्यों कह रही हूं उसकी वजह भी समझाती हूं। कुल लोकसभा सीटें 543 है, जिनमें दक्षिण भारत के जिन 5 राज्यों में हिंदी के विरोध वाली सियासत होती है वहां कुल लोकसभा सीटें महज 129 हैं। यानी कि जिन राज्यों में हिंदी का विरोध सियासत नहीं होती है वहां लोकसभा की 414 सीटें हैं। अब जरा ये सोचिए, जब इंडिया अलायंस में शामिल एक प्रभावशाली दल हिंदी का विरोध करेगा तो क्या हिंदी भाषी राज्यों का वोटर असहज नहीं होगा? क्या वो नाराज नहीं होगा? और इंडिया अलायंस के वो तमाम क्षेत्रीय दल क्या वो असहज नहीं होंगे? इंडिया गठबंधन को कहां-कहां नुकसान हो सकता है ये भी आपको समझाती हूँ। भाषा के आधार पर अगर हम देखें तो देश में 3 तरह के राज्य हैं। एक कैटेगरी ऐसे राज्यों की है जिन्हें काउ बेल्ट कहा जाता है। इन राज्यों में यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे वो बड़े राज्य हैं जहां घर घर में हिंदी बोली जाती है। ऐसे हिंदी राज्यों में लोकसभा की कुल 225 सीटें हैं। दूसरी कैटेगरी में वो साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के राज्य हैं जहां पर हिंदी विरोध की सियासत होती है। ये राज्य हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल। इन 5 राज्यों में लोकसभा की 129 सीटें हैं। अब तीसरी कैटेगरी आती है उन राज्यों की जहां की मातृभाषा हिंदी तो नहीं है, लेकिन वहां पर हिंदी बोली जाती है, समझी जाती है, और वहां के लोग हिंदी का विरोध भी नहीं करते। ऐसे राज्य हैं बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, ओडिशा और नॉर्थ ईस्ट के राज्य शामिल हैं। यानी कि कुल मिलाकर कहानी यह है कि हिंदी और हिंदू का जितना विरोध डीएमके करेगा उतना नुकसान कांग्रेस को होता जाएगा। और ये मैं क्यों कह रही हूं उसके पीछे भी एक कारण है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 190 ऐसी सीटें थी जहां कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर हुई थी। इन सीटों पर इंडिया अलायंस में शामिल किसी क्षेत्रीय दल का कोई असर नहीं है। 2014 के लोकसभा चुनाव में 185 ऐसी सीटें थी जहां पर कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर थी। इन सीटों पर इंडिया अलायंस में शामिल किसी क्षेत्रीय दल का कोई असर नहीं है। अब कांग्रेस और बीजेपी की इस सीधी टक्कर का रिजल्ट क्या निकला वो आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि कांग्रेस इतनी टेंशन में क्यों है। 2019 में जिन 190 सीटों पर यह सीधी टक्कर हुई थी उनमें से 176 सीटें बीजेपी ने जीती और कांग्रेस को मिली केवल 14 सीटें। 2014 में 185 सीटों पर यह सीधी टक्कर हुई थी, उनमें से 162 सीटें बीजेपी ने जीती और कांग्रेस को मिली केवल 23 सीटें। अब सवाल ये है कि 2024 के चुनाव में जिन तकरीबन 200 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी में सीधा मुकाबला होना है वहां तो इंडिया गठबंधन के क्षेत्रीय दलों का कोई वजूद ही नहीं है। ऐसे में हिंदी और हिंदू के विरोध वाली पॉलिटिक्स से सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को होगा। देश में ऐसे 11 राज्य हैं और ऐसी 150 लोकसभा सीटें हैं जहां इंडिया अलायंस के क्षेत्रीय दलों का कोई असर नहीं है। एक मैप के जरिए समझे, यहां कांग्रेस को बीजेपी से अकेले लड़ना है। मध्य प्रदेश के 29, राजस्थान के 25, गुजरात की 26 और कर्नाटक की 28 सीटें। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की 11, असम की 14, उत्तराखंड की 5, हिमाचल प्रदेश की 4, अरुणाचल प्रदेश की 2, चंडीगढ़ की 1 और गोवा की 2 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस को अपने गठबंधन में शामिल किसी भी क्षेत्रीय दल से कोई मदद नहीं मिलने वाली है। इसके बावजूद क्या ये सियासत यूं ही जारी रहेगी या कांग्रेस इस पर अंकुश लगाने की कोशिश करेगी, इस पर तो नजर हमारी भी बनी हुई है।